अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने सब स्टेशन के ऊपर चर्चा करी थी। मैंने बताया था सब स्टेशन क्या होता है कि पावर को मॉडिफाई करता है और सूटेबल बनाता है, ट्रांसमिशन करना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, मतलब सभी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मोटे मोटे तौर पे हमने जान गए थे। और मैंने आपको बताया था दो मेन फंक्शन थे, स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना। स्टेप अप वोल्टेज को करेगा ट्रांसमिशन के लिए और स्टेप डाउन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पावर ट्रांसफार्मर की हमने चर्चा करी थी। देन उसके बाद मैंने बताया था रेटिंग कैसे डिसाइड होती है। तो रेटिंग दो चीज़ें रेटिंग के अंदर मेंशन होती है, एक तो वोल्टेज लेवल इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन का, और दूसरा होता है एमवी कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी। नाउ आज इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कितने तरीके के सब स्टेशन होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सब स्टेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बड़े ध्यान से देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें अभी तक जितना भी हमने देखा है, तो हमने देखा कि सब स्टेशन जो है वो बेसिकली जो भी पावर जनरेट हो रही है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, हाइड्रो हो, सब में पावर जनरेट तो हो गई, लेकिन उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना, साथ ही साथ रास्ते में उसे ट्रांसमिट करवाना ताकि लॉसेस कम हो, एंड देन जब कंज्यूमर के पास पहुंचे तो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करे, उतने वोल्टेज उतने सर्टेन रेटिंग की पावर पहुंचे। ये सब काम जो है, ये सब के सब जो है सब स्टेशन डिसाइड करता है। तो सब स्टेशन ऐसा नहीं है कि केवल एक कंपोनेंट है, एक जगह लगा दिया। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो जैसे देखो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर्टिकुलर स्टेशन पे यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो भी पावर हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको लो वोल्टेज में जनरेशन हो रहा है उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना, ताकि क्या हो, ट्रांसमिट हो सके। और हाई वोल्टेज पे जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट होगा उतना कम करंट होगा और उतने कम लॉसेज। तो लॉसेज कम हो जाएंगे, कंडक्टर का साइज कम होगा, इकोनॉमिक पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी फीचर्स, ठीक। तो इसके लिए हमने बड़ा सबस्टेशन लगा के ये काम कर दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास बहुत सारे कस्टमर थे। कुछ थी लार्ज फैक्ट्रीज, ठीक है, जिन्होंने कहा कि भाई हमें अच्छे खासे वोल्टेज पे चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ थी हमारे पास थोड़ी छोटी फैक्ट्री, ठीक है। कुछ थी लार्ज बिल्डिंग्स थी, जैसे मॉल्स हो गए। कहीं हमें रेलवे की थी कि रेलवे ने कहा कि भाई हमें हाई वोल्टेज पे पावर चाहिए, ठीक है। कुछ थे हमारे पास सर्टेन बिल्डिंग जिसके अंदर मीडियम फैक्ट्रीज आ गई, ठीक है, जिन्होंने कहा कि भाई हमें वोल्टेज 11 केवी के अप्रॉक्स वोल्टेज चाहिए होगा, ठीक है। एंड देन फाइनली हमारे पास थे स्मॉल फैक्ट्रीज हो गई, स्टोर्स हो गए या फिर घर हो गए, ठीक है। इन सबको नॉर्मली आपके 220 वोल्टेज पे पावर चाहिए थी। सो यानी कि क्या हुआ, हमने देखा कि यार मल्टीपल टाइप के कस्टमर हैं, ठीक है। तो पावर जनरेट तो हमने मल्टीपल सोर्सेज से जनरेट करी, सबकी सब लो वोल्टेज में, देन उन्हें हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर दिया। तो ट्रांसमिशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, हाई वोल्टेज पे कर दिया। पर जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो भाई अलग अलग कस्टमर हैं, तो अलग अलग कस्टमर है, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की। तो इसीलिए हमें अलग अलग सब स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात ये? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट सब स्टेशन, ये सब के सब हमें बीच में अलग अलग सब स्टेशन लगाने पड़ गए, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट वैसे उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ से पिक्चर के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सब स्टेशन पिक्चर के अंदर आते हैं। तो जरा एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम सब स्टेशन की कैटेगरी को बांटें तो बेसिकली मैंने तीन यूज़ करा है, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, और अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसके अंदर अलग हो सकते हैं। मुझे सबसे अच्छे ये कैटेगराइजेशन लगा, इसलिए मैंने ये दिखाया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सब स्टेशन की अगर बात करें तो तीन बेसिस पे बांट सकते हैं। पहला है कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, दूसरा है हमारा लोकेशन के बेसिस पे, एंड तीसरा फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे और इन सब के ऊपर बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, तो एयर इंसुलेटेड स्विच गियर और गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन होते हैं। यानी कि एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन को हम कहते हैं AIS, ठीक है। और गैस इंसुलेटेड स्विच गियर को हम लोग कहते हैं GIS सब स्टेशन। ये बड़ा ही फेमस नाम है, ये आपने बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले एयर इंसुलेटेड स्विच गियर AIS सब स्टेशन के बारे में जरा देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब स्टेशन होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एयर इंसुलेटेड, ठीक है। एक बात ध्यान से समझो, मान के चलते हैं दो कंडक्टर चल रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन कभी देखी होगी आपने या आपने विजिट करा होगा, तो सब दो लाइनें चल रही होती हैं। अब ये जो कंडक्टर है इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रही है और इसमें भी, तो ये आपस में शॉर्ट क्यों नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एयर में देखते हैं तो एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। एयर क्या करती है, एयर की वजह से एयर इंसुलेटर तरह एक्ट करती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि चार्जेस आपस में फ्लो नहीं करते या करंट फ्लो नहीं करता। तो ऐसे सब स्टेशन जहां पे एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, उसको हम कहते हैं एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन। समझ में आ रही बात ये? देखो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं, अब ये देखो ये कंडक्टर जा रहा है, ठीक है। तो जितना भी स्विच गियर है, जैसे कि प्रोटेक्टिव डिवाइसेज,
सर्किट ब्रेकर्स, रिले, ये सब के सब इंसुलेटर्स हो गए और आइसोलेटर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, ये सब के सब एयर में रहेंगे, ठीक है। और इनका जो आपस में जो पोटेंशियल है वो एयर के थ्रू ही सेपरेट रहता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये कंडक्टर जा रहा है, ठीक है। अब ये कंडक्टर का सारा चार्ज ग्राउंड में क्यों नहीं चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर एयर मौजूद है, तो एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। समझ में आ रही बात? ये ऐसी देख सकते हो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है और इस कंडक्टर में, इनके बीच में जो सेपरेशन है, तो यहाँ पे एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। मतलब यहाँ का चार्ज इसमें क्यों नहीं चला जा रहा है? क्योंकि एयर विल प्रोवाइड दी इंसुलेशन। समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको मोटे मोटे तौर पे देखूँ तो एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सबस्टेशन जो होते हैं, इनके अंदर एयर जो होती है वो एक्ट करती है एज एन इंसुलेट करने के लिए कंडक्टर और स्विच गियर इक्विपमेंट्स को। समझ में आ रही? क्लियर हो रहा होगा? तो एयर जो है ना वो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है। तो जनरली जो हम लोग सब स्टेशन देखते हैं, जो विजिट करने जाते हो, वो आप AIS को ही विजिट करते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ठीक, समझ में आ रही होगी बात? तो इसके अंदर क्या होता है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर बिटवीन द डिफरेंट कंडक्टर एंड स्विच गियर इक्विपमेंट्स और इक्विपमेंट्स एंड ग्राउंड, ठीक है। सबके बीच में एयर है। और दूसरा, इसको अगर हम एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो एयर, ओपन एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? और ये सारे के सारे ही हम लोग विजिट करते हैं, यानी कोई भी सब स्टेशन जनरली जो विजिट करोगे वो आपका AIS ही होगा, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इसके लिए हम लोग GIS समझते हैं, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। GIS का मतलब गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन। अब इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने जितने कंडक्टर्स हैं, ये स्विच गियर एलिमेंट्स हैं, सब के सब, इन सबको हमने क्या करा है, क्लोज्ड पाइप में फिट कर दिया है और SF6 से भर दिया है। तो इसके अंदर क्या हुआ, SF6 विल एक्ट एज अ गैस, इंसुलेटिंग गैस। तो नॉर्मली जो एयर में, जब यहाँ पे क्या होता है, AIS में सारे के सारे इक्विपमेंट खुले पड़े होते हैं और जो एयर है, एनवायरमेंटल एयर, वो इंसुलेटर काम कर रही होती। पर हम सब जानते हैं कि एयर जो होती है उसकी 3 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इसकी जो पर MM इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है, तो बहुत ज़्यादा हाई ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ नहीं होती। तो इन्हीं चीज़ों को, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इतनी कम ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है तो इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस, यानी क्लियरिंग डिस्टेंस जो होती है काफ़ी बना के रखनी पड़ती है। तो इसीलिए जो हमारा AIS का जो स्विच गियर का जो सबस्टेशन है, उसके अंदर जो भी कंडक्टर्स हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्लियरेंस। तो कंडक्टर क्लियरेंस, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे इसको इतने हाइट पे क्यों रखा गया है, ये टॉवर इतनी इतनी दूरी पे क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लियरेंस। तो क्लियरेंस हमें ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई इंसुलेटर वीक है, तो हमें ज़्यादा इंसुलेटर डालना पड़ेगा। ज़्यादा इंसुलेटर मीन्स गैप हमें बढ़ाना पड़ेगा दोनों टर्मिनल के बीच में। तो इसीलिए जो एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सबस्टेशंस होते हैं, उनमें सामान बड़ा दूर दूर रखा होता है, काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, तो गैस में जैसे फॉर एग्जांपल SF6, तो इसकी क्या है, इंसुलेटिंग जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ कि इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो एयर जो है, एयर के कंपैरिजन में, जैसे एयर था 3 किलोवोल्ट पर MM, और ये जो हमने SF6 यूज़ करी, इसकी होती 90 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात है? तो इतनी ज़्यादा इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है, 90 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, यानी कि मतलब काफ़ी गुना जो होती है, मल्टीपल टाइम्स होती है एयर के कंपैरिजन में। तो अब क्या है, क्योंकि बीच में हमने SF6 भरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी तुम्हें सामान देख रहे हो ना, इस पूरे स्विच गियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से छोटे से एरिया में पैक्ड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो डेट इज़ द एडवांटेज गैस इंसुलेटेड स्विच गियर का। मतलब क्या होता है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का हम लोग बना सकते हैं, जबकि वोल्ट सेम रेटिंग का जो होगा हमारा स्विच गियर यूज़ हो रहा होगा, सेम वोल्टेज होंगे, सब कुछ वैसा ही है। बस हमने क्या करा है, एयर को क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया SF6 से, तो एक अच्छा इंसुलेटर क्योंकि ला रहे हो, तो दोनों कंडक्टर को पास पास रख सकते हो। समझ में आ रही बात? ये तो इसको एक बार और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल 2 कंडक्टर है, अगर एयर को तुम्हें एयर से इंसुलेट करना है इन दोनों कंडक्टर को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एयर की जगह मैं SF6 रखता हूँ, तो SF6 के केस में मैं इनको इतने पास तक ला सकता हूँ। समझ में आ रही बात? ये तो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो होता है उसका हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और स्पेस काफ़ी बच जाता है। सो डेट इज़ द फीचर ऑफ गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। इसीलिए हम लोग गैस इंसुलेटेड स्विच गियर पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी जगह में सारा काम हो जाएगा। तो इक्विपमेंट जितने भी होते हैं स्विच गियर के, उनको हम लोग पाइप में क्लोज करते हैं और SF6 से इंसुलेट कर देते हैं। तो क्योंकि SF6 एक अच्छा इंसुलेटर है, 90 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर तक की उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत ही क्लोज जो है स्पेस में हम लोग इनको पैक कर सकते हैं। सो डेट इज़ द मेन फीचर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसके अंदर क्या होता है, SF6 एज अ गैस हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, टू इंसुलेट कंडक्टर्स एंड स्विच गियर्स। ठीक है, तो जो भी हमारे स्विच गियर एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं वाया गैस। ठीक है, अच्छा, यही इसकी मेन फीचर्स है। सो दीज आर द बेसिक ऑफ एयर इंसुलेटेड स्विच गियर एंड गैस इंसुलेटेड स्विच गियर।
नाउ दूसरा कैटेगरी आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो लोकेशन भी दो तरीके से हो सकती है, या तो इंडोर होगा या आउटडोर होगा। तो आउटडोर सब स्टेशन, तो अब देखो अभी हमने पीछे चर्चा करी थी इसके ऊपर कि भाई सब स्टेशन गैस और एयर वाले थे, तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ जो खुले में पड़ी है यानी कि आउटडोर में पड़ी है वो सब की सब एयर इंसुलेटेड। सो दिस इज, ये ओपन में है, आउटडोर में है, तो इट इज़ अ एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। तो जो हमने अभी पीछे देखा था यानी कि उन्हीं को ही हम आउटडोर और इंडोर में बांट सकते हैं। तो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन जो होगा वो हमेशा आउटडोर सब स्टेशन ही होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं GIS की, तो ये इंडोर सब स्टेशन के अंदर आते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि आउटडोर सब स्टेशन का मतलब है इंडोर का मतलब, तो आउटडोर का मतलब हो गया जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, स्विच गियर्स हैं, वो सब के सब इंस्टॉल्ड हैं आउटसाइड दी स्टेशन, यानी कि स्विच यार्ड में। समझ में आ रही बात है, यार्ड में हमारे इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये यार्ड क्या होता है, ओपन स्पेस जो होता है स्टेशन के बाहर का, तो ये यार्ड में इंस्टॉल्ड होते हैं, स्विच यार्ड में आपके। तो स्विच गियर जितने भी होंगे वो ओपन स्टेशन या कह सकते हैं आउटसाइड दी स्टेशन इंस्टॉल्ड होंगे, इसीलिए इसको नाम दिया गया आउटडोर सब स्टेशन। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल पूछ रहे तो AIS इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर सारे इक्विपमेंट हमारे इंस्टॉल्ड हैं इनसाइड दी स्टेशन, तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया इंडोर सब स्टेशन। सो सच टाइप ऑफ स्टेशन इज नोन एज इंडोर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। एग्जाम्पल सिंपली GIS इज द करेक्ट एग्जाम्पल। तो गैस इंसुलेटेड क्यों, क्योंकि गैस इंसुलेटेड को हम लोग अंदर इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसके ऊपर यार SSC JEE और AE एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जरा उसको भी देख लो क्वेश्चंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस रिक्वायर्ड की बात कर लें, तो आउटडोर सब स्टेशन है, तो आउटडोर सब स्टेशन में क्योंकि हम लोग एयर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था AIS एग्जाम्पल, तो एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। अब एयर को इंसुलेटर की तरह एक्ट करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि हमें क्लियरेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्लियरेंस, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्लियरेंस। ठीक है, आपको चाहे ग्राउंड क्लियरेंस हो चाहे कंडक्टर टू कंडक्टर क्लियरेंस हो, तो ये आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी इंडोर सब स्टेशन में, क्योंकि हम लोग SF6 का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हाई ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है। तो ऐसे केस में हम लोग उनको क्लोज विसिनिटी में रख सकते हैं, तो इसीलिए लेस स्पेस की ज़रूरत होगी। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन, इरेक्शन का मतलब होता है बिछाने में, तार बिछाने में या मतलब तैयार करने में। तो भाई देखो सीधी सी बात है, आउटडोर सब स्टेशन में टाइम कम लगेगा क्योंकि बस टॉवर हमें खड़े करने और उन्हें इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर हम इंडोर सब स्टेशन की बात करते हैं तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरा उसके अंदर फिटिंग, साइजिंग, ये सब कुछ बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से एरिया में बहुत कुछ पाइप साइज फिट करने होंगे, तो इसीलिए इरेक्शन का जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। फ्यूचर एक्सटेंशन, तो जो आउटडोर है वो तो बड़ा आसान है, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत सारा होता है। मान लेते हैं हमें एक CTPT और ऐड करना है, या कुछ और रिले या सर्किट ब्रेकर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो ओपन स्पेस बहुत होता है लगाने के लिए, तो ईजी होता है फ्यूचर एक्सटेंशन। लेकिन अगर इंडोर की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो एक क्लोज चैम्बर में हम उसे बंद कर देंगे चारों तरफ से। ठीक है, तो अब फर्दर अगर एक्सटेंशन करना है तो यार बड़ा मुश्किल काम है। फॉल्ट लोकेशन, तो क्या होता है अगर आउटडोर की बात करें तो यहाँ पे फॉल्ट को ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है इन फुल व्यू। ठीक है, समझ में आ रही बात है कि ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विपमेंट जो होते हैं वो हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं आग लग गई, तो अब तुम कहोगे भैया इस इंसुलेटर में आग लग गई, तो दिख जाएगी, यहाँ पे कोई भी खड़ा होकर बता देगा हाँ भैया आग लग गई, कोरोना भी दिख जाए कोरोना हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इंडोर की, तो इंडोर में सब कुछ पाइप के अंदर टाइटली पैक्ड है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो डिफिकल्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इक्विपमेंट जो है वो एनक्लोज्ड है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉल्ट लोकेशन। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट ऑब्वियस ही बात है, जो एयर की बात कर लें या आउटडोर की बात कर लें उसकी कैपिटल कॉस्ट कम है, क्योंकि जस्ट हमें टावर को खड़ा करना है, इंसुलेशन पे कोई पैसा खर्च नहीं करना है। मतलब इंसुलेशन क्योंकि हम एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्सिलिन के इंसुलेटर लगाओगे वो एक अलग बात है, मतलब जो कंडक्टर टू कंडक्टर इंसुलेशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, या कंडक्टर टू ग्राउंड, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, एयर विल डू इट वर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है, एयर जो होगी वो काम कर जाएगी, और एयर जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैस इंसुलेटेड में, तो भैया SF6 के ऊपर स्पेशली बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हाई कॉस्ट है, साथ ही साथ पाइप में फिट करोगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ऑपरेशन की बात कर लें तो आउटडोर सब स्टेशन जो है इनका ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि एयर में है तो भाई बिजली भी गिरेगी, और बारिश होगी तो उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, LG फॉल्ट हो सकते हैं, गिलहरी आ सकती है, कुछ भी जानवर उनवर आ सकते हैं। तो ये क्या ओपन है ना, तो ओपन है तो यानी कि प्रोन टू द एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर बड़ा डिफिकल्ट है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे GIS की, तो ईजी है। क्यों, क्योंकि भैया एक बार पैसा जरूर लग गया, लेकिन उसके बाद क्या है, ये सालों साल तक विदाउट डिस्टर्बेंस अच्छे से काम करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि फॉल्ट के बढ़ने की, जैसे मान के चलते हैं फॉल्ट हो गया, तो मान लो कहीं आग लग गई, तो आग फैलने की, समझ में आ रहा है, तो वैसे ही फॉल्ट के एक्सकेलेट होने की प्रोबेबिलिटी किसमें है, पॉसिबिलिटी, तो एयर वाले में कम है। क्यों, क्योंकि
ग्रेटर क्लियरेंस कैन बी प्रोवाइडेड। समझ में आ रही बात है, क्योंकि भाई हमने इसके अंदर इक्विपमेंट दूर दूर रखे हैं, तो अगर एक टावर में आग लगेगी तो दूसरे टावर पहुंचने में क्योंकि काफ़ी स्पेस हमने मेंटेन करा हुआ है। लेकिन अगर इसमें देखोगे, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट बड़ी तेजी से एक्सकेलेट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई देख रहे हो ये इतने क्लोज विसिनिटी में पैक्ड है। ये हम सब लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ अगर बहुत ही क्लोज विसिनिटी में पैक्ड है तो उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुई तो पूरे सिस्टम में वो फैल जाएगी। सो दीज आर द अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पॉइंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जस्ट कॉमन सेंस है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो जरा मैंने देखो एक चार्ट बनाया, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पावर हुई यहाँ पे जनरेट, पावर जनरेट हो गई। अब यहाँ पे ये थर्मल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, दुनिया का कोई भी जनरेटिंग पावर प्लांट हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ लो वोल्टेज, मतलब 11 किलो वोल्ट में जनरेट हुआ। कुछ लोग 3.3 केवी में जनरेट करते हैं, कुछ 13 केवी में भी जनरेट करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट वैल्यूज। मैंने 11 केवी यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अब ये 11 केवी सबसे पहले जाएगा जनरेटिंग सब स्टेशन में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था स्विच यार्ड के बारे में, तो मैंने बताया था कई सारे जो जनरेटिंग पावर प्लांट होते हैं वो वहाँ पे स्विच यार्ड होता है। स्विच यार्ड से वो डायरेक्टली पावर जनरेटिंग सब स्टेशन में भेज देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जनरेटिंग सब स्टेशन विद इन द विसिनिटी इंस्टॉल्ड होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी जनरेटिंग पावर प्लांट में जाओगे तो देखोगे वहीं पर जो स्विच यार्ड है उसी के अंदर पावर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है स्टेप अप करने के लिए। तो वो जो स्विच यार्ड होता है विल एक्ट एज अ जनरेटिंग सब स्टेशन। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली क्या है कि ट्रांसमिशन से पहले एक जनरेटिंग सब स्टेशन 100% लगा होगा, जो कि पावर को क्या करेगा, स्टेप अप करेगा। क्योंकि हम अल्टरनेटर से इतने हाई वोल्टेज पावर नहीं बना सकते। तो ये काम हो गया हमारे पहला जनरेटिंग सब स्टेशन का, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे जनरेटिंग सब स्टेशन होगा, ये क्या करेगा, इसे स्टेप अप करेगा पावर को 220 किलो वोल्ट में स्टेप अप करके भेज देगा पावर को। देन उसके बाद क्या होता है, 220 किलो वोल्ट में पावर भेज दी, ठीक है। अब क्या होता है, हमने कहा कि यार हमें पीक मतलब बिल्कुल हाईएस्ट वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना है। तो ये जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा कह सकता हूँ मैं हाई वोल्टेज जो हमने भेज दिया है, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कह लो। देन उसके बाद हमें अल्ट्रा हाई वोल्टेज चाहिए। तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए फॉर एग्जांपल इंडिया में 765 केवी है, तो इसके लिए फर्दर मेरे को एक सब स्टेशन लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ट्रांसमिशन सब स्टेशन क्या करता है कि जो जनरेटिंग सब स्टेशन से पावर आ रही होती है उसे फर्दर हाई वोल्टेज पे स्टेप अप करता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जनरेटिंग सब स्टेशन, कई सारे बुक्स या कई सारी जगहों पे जो जनरेटिंग सब स्टेशन होते हैं इसी के अंदर ट्रांसमिशन वाला भी लगा होता है। मतलब डायरेक्टली ये वाला एरिया गायब होके हम डायरेक्टली 765 केवी या 400 केवी जो भी हमारा ट्रांसमिशन रेंज है उसमें हम डायरेक्टली वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है ये वेरी कर सकता है। कई सारे डायग्राम्स में ये दोनों एक ही में दिखा रखे होंगे, कई सारे डायग्राम्स में ये दोनों एक ही में दिखा रखे होंगे। सो दे आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से वेरी करता है। मैंने इसको मतलब मैक्सिमम कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मैंने बना के दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहले जनरेटिंग सब स्टेशन है जो कि पहले स्टेप अप करेगा। देन ट्रांसमिशन सब स्टेशन है जो इसे अल्टीमेट वोल्टेज यानी कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज 765 जो मैक्सिमम किसी कंट्री में है, जैसे कि इंडिया में 765 है, उस पर स्टेप अप कर देगा। देन अब क्या होगा, देखो रेड कलर ये दिखा रहा है, ग्रीन कलर दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल यूजेबल वोल्टेज है, ठीक है। देन उसके बाद ये ऑरेंज कलर मैंने इसीलिए यूज करा है, ये दिखा रहा है कि वोल्टेज की थोड़ी सीवियरिटी बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। देन फाइनली हमने दिखाया है कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज बिल्कुल रेड कलर का दिखाया है, मतलब हाईएस्ट वोल्टेज जो भी उस पर्टिकुलर जोन में होगा, तो इसीलिए रेड मतलब हाई टेंशन, हाईएस्ट टेंशन जो है। समझ में आ रही बात है? तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमने ट्रांसमिट कर लिया पावर को। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब यूज़ होता है सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन का। सब ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम कहेंगे मतलब ट्रांसमिट पावर हो रही है पर एक थोड़ा सा उसका लेवल स्टेप डाउन करा जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप डाउन करा जाता है ये करा जाता है सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन से। तो ये क्या करते हैं, स्टेप डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी जो कि ट्रांसमिशन लाइन से ही पावर लेना चाहती हैं और हाई वोल्टेज पे, तो उनके लिए, लेकिन अगेन सॉरी, अब उनके लिए भी इतना हाई वोल्टेज पे को यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इतने हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप डाउन होना शुरू होता है। क्लियर हो गया? जनरेटिंग सब स्टेशन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये दोनों के दोनों स्टेप अप हैं, ठीक है। यानी वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे ना। वोल्टेज की जो डिक्लाइन है, स्टेप डाउन है, वो शुरू होगा यहाँ से। तो स्टेप डाउन करा, सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन आ गया। यहाँ से हमने इस इंडस्ट्री, बड़ी वाली इंडस्ट्री को दे दिया, ठीक है, 33 केवी पे। देन उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ना यहाँ से शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या करेगा कि पावर को अब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। तो दो कस्टमर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के पास। एक हो गए छोटी इंडस्ट्री जो कि 11 केवी पे काम करती हैं, जैसे कि कॉलेजेस हो
हो गए जहाँ पे लैब वैब सेटअप है, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो उनको दे देगा ये। तो ऐसी जगहों को दे देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या करेगा, 33 to 11 kV कर दिया, या कोई भी रेंज हो सकती है। देखो ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग रेंज मैंने लिखी है ये वेरी कर सकती है सिचुएशन टू सिचुएशन, कंट्री टू कंट्री, ठीक है। तो या बुक्स टू बुक अलग अलग हो सकती है। तो स्टेप डाउन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो एक दे देगा इंडस्ट्री को। देन फर्दर यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन, ये एक्ट करते हैं पोल माउंटेड कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की तरह। तो ये क्या करेंगे, ये देन अगेन इसको फर्दर स्टेप डाउन करेंगे और 220 वोल्ट की पावर को, वोल्टेज को हम एनर्जी को घरों में दे देंगे। तो जो घर हो गए या बिल्कुल छोटे स्मॉल स्केल दुकानें हो गई, वहाँ सब ये 220 चली जाए। यही हमारे घर के पास ये आपने लगे हुए देखे होंगे। तो ये क्या होते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं पोल माउंटेड, ठीक है। तो इस तरीके से बिजली जो होती है स्टेप अप राइज अप होती है, लो टेंशन से हाई, देन अल्ट्रा हाई टेंशन, देन अल्ट्रा हाई टेंशन के बाद फिर से टेंशन कम करते हैं, एंड देन फाइनली बिल्कुल ही लो टेंशन पे एलटी पे जाके हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरीके से। सो दीज आर द कंप्लीट। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रांसमिशन जितने भी पॉसिबल थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पर्टिकुलर सब स्टेशन में स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो और आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा यूज होगा। नाउ देन फाइनली आता है यहाँ पे कुछ और सब स्टेशन होते हैं जिनके वर्क थोड़े से अलग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलेक्टर सब स्टेशन। अब कलेक्टर सब स्टेशन क्या होता है, तो ये इसका काम होता है यूज टू कलेक्ट पावर फ्रॉम सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स। अब देखो क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी लगातार बढ़ रही है, अब रिन्यूएबल एनर्जी जो बढ़ रही है, तो अब रिन्यूएबल एनर्जी की पावर हम लोग ग्रिड में डायरेक्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर पीवी की बात करें तो ये हो गया सोलर पीवी की अगर बात करते हैं तो इट विल सप्लाई डीसी, ठीक है। विंड की बात करते हैं तो विंड क्या करेगा, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वेरिएबल मैग्नीट्यूड की पावर जनरेट करता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इनकी ये एसी तो जनरेट कर रहा है पर इसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, ये डीसी है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पावर है। तो कलेक्टर सब स्टेशन क्या करता है कि सबकी पावर कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो विंड से भी मंगा लेगा, सोलर से भी मंगा लेगा और एक जगह इकट्ठी कर लेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद उन सारी पावर को हाई वोल्टेज पे मॉडिफाई करके हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलते हैं सोलर है, तो सोलर ने क्या करा, सोलर विल जनरेट दी डीसी। सोलर क्या करेगा, डीसी देगा। डीसी, अब देखो सब स्टेशन में क्या होगा, डीसी बनाएगा। देन वो जो तुम्हारा सब स्टेशन है वो कहेगा, या तो वो कह सकता है डिस्ट्रीब्यूटर या जो सोलर पावर जो ओनर है सोलर का, उससे कह सकता है कि इन्वर्टर लगा लो और एसी में कन्वर्ट करके भेजो। या फिर क्या होता है कि जैसा भी हो सकता है, कई बार सीन होता है कि सब स्टेशन में ही हमारा जो कलेक्टर सब स्टेशन है वहीं पर एसी है, तो हम क्या करेंगे, डीसी सोलर से डायरेक्ट मांग लेंगे और अपनी यहाँ कन्वर्ट करेंगे वाया इन्वर्टर। तो इन्वर्टर हम खुद लगा सकते हैं, या हम जो हमारा ओनर है सोलर पावर प्लांट का उससे कह सकते हैं कि भैया एसी में कन्वर्ट करके दो, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मान के चलते हैं भाई अल्टीमेटली क्या हुआ कि सोलर ने बनाई डीसी और उसको इन्वर्टर से हमने एसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसी विंड है, विंड ने क्या करा, एसी दी। तो अब ये क्या करेगा, सब स्टेशन क्या करेगा, इन दोनों एसी को अपनी यहाँ लाएगा, देन उनको मॉडिफाई करेगा और उन्हें हाई वोल्टेज पे आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ कलेक्टर सब स्टेशन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, विंड और सोलर के लिए ही ज़रूरत नहीं पड़ती, मल्टीपल जनरेटिंग स्टेशन, जैसे मान लो कहीं थर्मल पावर प्लांट्स हैं और हाइड्रो भी है पास में, तो हाइड्रो थर्मल न्यूक्लियर, तो इनसे भी पावर हम लोग अगर कहीं कोई सब स्टेशन में कलेक्ट कर रहे हैं लो वोल्टेज की, क्योंकि हमें पता है कि जनरेशन लो वोल्टेज पे होता है, तो अगर कोई सब स्टेशन लो वोल्टेज पे पावर अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन से कलेक्ट कर रहा है, तो वो सब स्टेशन भी आपका कलेक्टर सब स्टेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं कहीं पे स्टीम पावर प्लांट है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, और कहीं पे न्यूक्लियर है पास में, तो हमने न्यूक्लियर से भी 11 केवी में पावर ली और स्टीम से भी 11 केवी के अंदर पावर आई, और एक जगह हमने जनरेटिंग स्टेशन लगाया जहाँ पे इस पे कनेक्ट हो गई ना ये सब स्टेशन। अब ये क्या करेगा, इसे हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करेगा, तो इट विल एक्ट एज अ कलेक्टर स्टेशन। समझ में आ रहा है, कलेक्टर सब स्टेशन। तो दीज आर द फीचर्स। तो केवल विंड सोलर ही नहीं, मल्टीपल जनरेटिंग स्टेशन से भी हम लोग कलेक्टर स्टेशन सब स्टेशन जो होता है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इन्वर्टर बेस्ड पावर फ्रॉम द सोलर एंड विंड, ठीक है। हमने मान लिया कि इन्वर्टर से होके आ रही है, यानी कि एसी ही आ रही है, और उसे क्या करेगा, स्टेप अप करेगा वोल्टेज फॉर एचवी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में क्या होता है, हाई वोल्टेज आती है और लो वोल्टेज बाहर निकलती है। कलेक्टर सब स्टेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होते हैं। ये क्या करते हैं, लो वोल्टेज की पावर ले रहे होते हैं फ्रॉम द विंड सोलर और मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट, एंड देन उसे हाई वोल्टेज की पावर में आउटलेट निकाल रहे होते हैं। सो कलेक्टर सब स्टेशन जस्ट अपोजिट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के। आई होप क्लियर हो गया होगा।
देन आते हैं आपके कन्वर्टर सब स्टेशन। नाउ कन्वर्टर सब स्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि नाम है तो आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, HVDC डीसी में ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया है, ठीक है, कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, डीसी में ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो एसी का ट्रांसमिशन जो होता है वो आपका यूज़ करा जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लेकिन जब डिस्टेंस फर्दर इंक्रीज कर जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न एंड साउदर्न ग्रिड को कनेक्ट करना है, तो उस काम के लिए इतनी बड़ी ग्रिड को कनेक्ट, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस की ग्रिड को कनेक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं HVDC। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके लिए कर्व भी है इस तरीके का, जिसमें हम लोग एसी जो होता है शुरुआत में बेनिफिशियल होता है, देन हमारे पास डीसी जो हो वो बेनिफिशियल होने लगता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इस कर्व का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, जहाँ पे कहाँ पे एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, एंड देन उसके बाद ये हमारी डीसी होती है, एसी होती है। शुरुआत में एसी सस्ती पड़ती है, एंड देन अगर हमारा ये डिस्टेंस है ज़्यादा का, तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, डीसी सस्ती पड़ने लगती है और एसी महंगी पड़ने लगती है। इस कर्व का नाम बताओ, ये कर्व कौन सा है, मैं नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन इसको हम लोग कभी किसी लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो वापस आते हैं, HVDC ट्रांसमिशन इंडिया में हो रहा है, HVDC ट्रांसमिशन, ठीक है, ये भी कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि इंडिया के अंदर HVDC ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कवर करो जरा, देखते हैं कितने लोगों को पता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो क्या होता है, HVDC कैसे होगी, तो भाई पावर जनरेट हुई, अब विंड से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अब उसके बाद पावर जनरेट होने के बाद कलेक्टर के पास पहुंची, कलेक्टर ने उसे हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट कर दिया, एसी में। अब उस एसी को हमें लॉन्ग डिस्टेंस भेजना है, डीसी, तो हमें चाहिए कन्वर्टर सब स्टेशन। कन्वर्टर सब स्टेशन क्या करेंगे, एसी टू डीसी लगे होंगे, एसी को क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ट्रांसमिट कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, जो रिसीविंग एंड होगा वहां पे डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा होगा, वो क्या करेगा, इस डीसी को वापस से एसी में कन्वर्ट करेगा और देन आगे उसको एसी ट्रांसमिशन करके सब स्टेशन में भेज देगा। तो ये जो सब स्टेशन है ना, जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, दिस विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्वर्टर सब स्टेशन। तो जब भी HVDC ट्रांसमिशन होगा तो वहां पे हमें कन्वर्टर सब स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप लेक्चर आज का पसंद आया होगा। इसके अगर आपको कलरफुल नोट चाहिए तो कमेंट से, जो हमारा प्राइम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड देन अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स कवर करें और धीरे धीरे और कवर करूंगा, इसमें और ऐड करने हैं, अभी पेपर्स आ ही रहे हैं, तो इसके लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और अपने लोगों में शेयर करें। थैंक यू।